ओके, तो अपना टेस्ट चालू करते हैं। ओके, सबसे पहला मुझे विजुअल मर्केंडाइजिंग के बारे में बताओ। विजुअल मर्केंडाइजिंग के बारे में। विजुअल मर्केंडाइजिंग एक प्रैक्टिस है जिससे हम लोग फ्लोर प्लान डेवलप करते हैं, 3 डायमेंशनल डिस्प्ले दिखाते हैं सेल्स मैक्सिमाइज करने के लिए। तो उस प्रोसेस को हम लोग विजुअल मर्केंडाइज बोलते हैं। उससे क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज दोनों के फीचर्स हम लोग दिखाते हैं बाद में। तो उससे क्या होता है, हम लोग स्टोर के अंदर और बाहर दोनों साइड डिस्प्ले करते हैं। और ओवरऑल पर्पस क्या रहता है कि लोग अंदर आने चाहिए। यस, लोग अंदर आने चाहिए और उनको कन्विंस होके वो पैसा, उन लोगों को पैसा खर्चा करने को लगाना है। और वो एक आर्ट है जिससे हम लोग कन्विंस करते हैं कस्टमर को गुड्स परचेस करने के लिए। और क्या क्या हाईलाइट करता है विजुअल मर्केंडाइजिंग, क्या क्या हाईलाइट करता है। विजुअल मर्केंडाइज क्या क्या हाईलाइट करता है। यस, प्राइस कम्युनिकेशन, बाद में बेनिफिट्स, प्रमोशन कम्युनिकेशन, प्राइस प्रमोशन, इवेंट कम्युनिकेशन, ये सब हाईलाइट करता है। और विजुअल मर्केंडाइजिंग क्यों चाहिए, विजुअल मर्केंडाइजिंग क्यों चाहिए। विजुअल मर्केंडाइज से यस, हम लोग मर्केंडाइज को हाईलाइट करते हैं। यस, वेलकम, इनवाइट, वेलकम एंड अट्रैक्ट कस्टमर्स, उसके लिए मर्केंडाइज चाहिए। बाद में हम लोग प्राइस और प्रमोशन के बारे में कस्टमर्स को इन्फॉर्म करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल होना चाहिए और कस्टमर की जो नीड्स एंड वांट्स है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में हम लोग ने सीखा था कि लोग काम करते हैं पैसा कमाने के लिए ताकि उनकी वांट सेटिस्फाई हो सके। तो वो क्या कर रहा है, लोगों को अट्रैक्ट करके उनके वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। ये मर्केंडाइज का यूज़ होता है। ओके,
उसके बाद मर्केंडाइज प्रेजेंटेशन मतलब क्या? मर्केंडाइज प्रेजेंटेशन मतलब क्या है? हम्म तो एक वो मैनर है जिससे हम लोग प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं, मैनर इन विच प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट एंड अरेंज इन द स्टोर्स। और वो एक आर्ट है स्टॉक डिस्प्ले करने की। ओके, स्टॉक डिस्प्ले मतलब क्या? स्टॉक डिस्प्ले स्टॉक डिस्प्ले का मतलब होता है कि एक डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट लोगों को दिखाना नीटली स्टैक्स और रैक्स और स्टैंड्स के ऊपर। डाइवर्स रेंज मतलब वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हम लोग लोगों को दिखाते हैं रैक्स के और स्टैंड्स के ऊपर, तो उसको स्टॉक डिस्प्ले बोलते हैं। और नीटली एंड ऑर्डरली अलाउ करना जिससे कस्टमर लोग अट्रैक्ट होते हैं। ओके, बाद में नेक्स्ट, स्टॉक डिस्प्ले क्यों इम्पोर्टेंट है? स्टॉक डिस्प्ले क्यों इम्पोर्टेंट है? क्रिएट कस्टमर मिस्ट्रीट, ये क्या है? अच्छा, स्टॉक डिस्प्ले इम्पोर्टेंट क्यों है? अट्रैक्ट कस्टमर अटेंशन, यस। क्रिएट कस्टमर इंटरेस्ट, वेरी गुड। उसके बाद जनरेट क्यूरोसिटी, बाद में की फीचर्स बताना, इंफॉर्मेशन बताना। फिर गिव स्टोर स्पेसिफिक आइडेंटिटी, स्पेसिफिक आइडेंटिटी स्टोर्स को देना। ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना और कस्टमर्स के अटेंशन लेना, क्रिएट एंड कैच द अटेंशन ऑफ मोर एंड मोर कस्टमर्स। ओके, तो ये सब ये है। इसके लिए स्टॉक डिस्प्ले इम्पोर्टेंट है। बाद में स्टोर डिस्प्ले के लिए कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन होते हैं? पोजीशन, यस। स्टोर डिस्प्ले जो होता है वो सबसे पहला रिटेल स्टोर टू रिटेल स्टोर अलग अलग होता है। हर रिटेल स्टोर में सेम डिस्प्ले आपको नहीं मिलेगा। और फैक्टर्स क्या क्या रहते हैं उसमें? सबसे पहला टाइप ऑफ स्टॉक है, स्टॉक का टाइप, स्टोर प्लेस, यस। डेट ऑफ स्टॉक डिस्प्ले, स्टॉक कब हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं। स्टोर प्ले, स्टोर स्पेस, स्टोर स्पेस और पोजीशन, तो ये सब फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। बाद में डिस्प्ले बनाने के स्टेप्स क्या है? डिस्प्ले बनाने के स्टेप्स क्या है?
यस, सबसे पहला गैदरिंग द मटेरियल, बाद में प्रिपेयरिंग द डिस्प्ले एरिया, उसके बाद अरेंजिंग ईज ऑफ एक्सेस, उधर आसानी से पहुंचना चाहिए, बाद में प्रॉपर ग्रुपिंग एंड लेबलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। Proper grouping and labeling of products, keeping display neat and tidy. ओके, बाद में परमानेंट वर्सेस मूवेबल डिस्प्ले के बारे में बताओ। परमानेंट वर्सेस मूवेबल डिस्प्ले। फ्लेक्सिबिलिटी, यस। तो जिन प्रोडक्ट को आपको उनका पोजीशन आपको चेंज करते रहना है, उसके लिए आपको फ्लेक्सिबल या मूवेबल चाहिए, और जिसका पोजीशन आपको एक जगह पे ही रखना है, उसके लिए आपको उन प्रोडक्ट्स को आपको परमानेंट डिस्प्ले पे रखना है। तो समझो अभी इससे क्या होता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, जिन प्रोडक्ट का पोजीशन चेंज करना है वो मूवेबल डिस्प्ले पे रखना है, जिन प्रोडक्ट का पोजीशन चेंज नहीं करना है उनको आपको परमानेंट डिस्प्ले पे रखना है। ठीक है, वेरी गुड। स्टोर्स लेआउट मतलब क्या? स्टोर लेआउट, स्टोर लेआउट, स्टोर लेआउट मतलब एक डिज़ाइन है, फ्लोर स्पेस का जो डिज़ाइन है, और उधर प्रोडक्ट को हम लोग रखते हैं, किस ऑर्डर में प्रोडक्ट को रखना है और स्टोर्स को डिज़ाइन कैसे करना है, उसको स्टोर लेआउट बोलते हैं। यस। बाद में उससे क्या होता है कि हम लोग कस्टमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो विच मीन्स डन राइट। तो अपने को क्या करना है, तो उससे क्या है, स्टोर लेआउट के वजह से स्टोर की प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। तो उसमें अपने को गुड्स के लिए सबसे अच्छे स्पॉट ढूंढने हैं, फिर जिससे क्या होगा, कस्टमर फ्लो आना चालू हो जाएगा। अच्छा एटमॉस्फेयर रखना है जो अपना होटल्स के लिए भी ज़रूरी होता है, और कस्टमर फ्लो से अपने को पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर स्टोर लेआउट अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो अपने को उसको सुधारना चाहिए। पद में कंज्यूमर कस्टमर फ्लो मतलब क्या? कस्टमर फ्लो मतलब क्या? यस, नंबर ऑफ विजिटर्स और उसका पैटर्न। तो कस्टमर फ्लो समझने से क्या होता है? फ्लो समझने से क्या होता है? यस, कस्टमर बिहेवियर अपने को समझ में आता है, फिर उसका पैटर्न समझ में आता है, नंबर ऑफ विजिटर्स कितने हैं वो समझ में आता है, फिर कौन से एरियाज़ में विज़िट हुआ है, कौन से एरियाज़ में विज़िट नहीं हुआ है, ये समझ में आता है।
कौन सा एरियाज विजिट हो गया है वो समझ में आता है, कौन सा एरियाज में विजिट नहीं हो गया है वो समझ में आता है। ओके, फिर स्टोर लेआउट के एलिमेंट्स बताओ। स्टोर्स लेआउट के एलिमेंट है स्टोर एंट्रेंस, सेल्स फ्लोर, बराबर है। बाद में बैक ऑफ हाउस के बारे में बताओ। बैक ऑफ हाउस, तो बैक ऑफ हाउस वो एरिया है जिधर से गुड्स स्टोर के अंदर जाते हैं। प्लीज सब लोग म्यूट रहो। सब लोग म्यूट रहो प्लीज। तो मेरा क्वेश्चन था बैक ऑफ हाउस मतलब क्या। तो बैक ऑफ हाउस वो एरिया है जिधर से गुड्स स्टोर्स के अंदर जाते हैं और वो मोस्ट प्रोबेबली स्टोर्स के पीछे साइड में होते हैं। फ्रेश स्टोर्स में जो गुड्स आते हैं अंदर वो कस्टमर एंट्री और एग्जिट से भी गुड्स अंदर आते हैं। ओके, रिसीविंग एरिया मतलब क्या। रिसीविंग एरिया, प्लीज म्यूट हो जाओ। रिसीविंग एरिया ये बीओएच का वो एरिया है जिधर गुड्स रिसीव होते हैं। स्मार्ट स्टोर्स में ये अलग से एक स्पेसिफिक एरिया रहता है और फ्रेश स्टोर्स में यस लोकेशन फ्रॉम वेयर गुड्स आर रिसीव्ड। नेटवर्क, एक काम करो, फिर से बंद करके फिर से चालू करो। फ्रेश स्टोर्स में वो स्टोर्स के सामने रहता है। ओके, स्टेजिंग एरिया मतलब क्या है। स्टेजिंग एरिया यस टेम्पररी केप्ट, जिधर गुड्स हम लोग टेम्पररी रखते हैं सेल्स फ्लोर पे लेके जाने के लिए या बैक ऑफ हाउस पे लेके जाने के लिए टेम्पररी रखते हैं। बाद में विंडो डिस्प्ले मतलब क्या। विंडो डिस्प्ले या तो कस्टमर्स को हम लोग कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं या यस अट्रैक्ट करते हैं या उनको डिस्प्ले दिखाने के लिए रखते हैं, सेल करने के लिए रखते हैं या उनको अट्रैक्ट करने के लिए रखते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये एंट्रेंस पे होता है और उसको हम लोग विंडो ड्रेसिंग भी बोलते हैं। ओके, विंडोज डिस्प्ले की जरूरत क्यों पड़ती है। विंडो डिस्प्ले यस कैचिंग कस्टमर्स अटेंशन, करेक्ट, कस्टमर के अटेंशन कैच करने के लिए। बाद में आगे क्या है। बाद में लोगों को कम्युनिकेट करना कि हम लोग के पास गुड्स अवेलेबल है और आप आओ या परचेस करो। बाद में आई कैचिंग डिस्प्ले हम लोग बनाते हैं, यस अट्रैक्टिव एंड आई कैचिंग विंडो डिस्प्ले।
तो हम लोग ट्रैफिक को बूस्ट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स अपने पास आने चाहिए। फिर लेबलिंग का इम्पोर्टेंस बताओ, लेबलिंग का इम्पोर्टेंस। हम्म तो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन बताता है प्रोडक्ट्स के बारे में। उसके बाद जो भी प्रमोशन ऑफर है वो बताता है। उसके बाद बारकोडिंग, RFID, जिससे आप लोग बिलिंग इजी कर सकते हैं या स्टॉक काउंट करने में इजी पड़ता है। तो एक अगला क्वेश्चन है, फूड प्रोडक्ट के ऊपर क्या क्या प्रिंटेड होना चाहिए। फूड प्रोडक्ट आप अगर परचेस करते हो तो उसके ऊपर क्या क्या प्रिंटेड होना चाहिए। यूटिलिटी ऑफ वेरियस प्रोडक्ट नहीं। यस, MRP होनी चाहिए। और क्या क्या होना चाहिए फूड प्रोडक्ट के ऊपर, क्या क्या प्रिंटेड होना चाहिए। उसके बाद नंबर ऑफ कैलोरीज, एक्सपायरी डेट, यस। फैट कंटेंट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट। फिर किधर यस, मैन्युफैक्चरिंग डेट, लोकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, किधर मैन्युफैक्चर हो गया था वो लिखा रहना चाहिए। हम्म तो लेबलिंग करने के लिए, लेबलिंग करना ये कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। लेबलिंग करना ये कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो लेबल के ऊपर प्रोडक्ट का करेक्ट MRP होना चाहिए, यस। मैन्युफैक्चरर्स नेम एंड एड्रेस। फिर स्टैट्यूटरी वार्निंग अगर कुछ रहेगा तो होना चाहिए। फिर कैसे यूज़ करने का उसका डायरेक्शन होना चाहिए। फिर टर्म्स एंड कंडीशन उस प्रोडक्ट के बारे में होने चाहिए। हम्म तो प्रोडक्ट डिस्प्ले करते टाइम कौन से फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं। प्रोडक्ट डिस्प्ले करने के टाइम कौन से फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं। यस, टाइप, साइज और नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, बराबर है। बाद में उसका लोकेशन कस्टमर का अट्रैक्शन कैच करने में सक्सेस होगा या नहीं होगा। उसका जो लोकेशन रखा है हम लोगों ने वो कस्टमर्स का अट्रैक्शन कैच करने में सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। बाद में उसका जो लोकेशन है
वो उसके सराउंडिंग से मैच होता है क्या नहीं होता है, जो हम लोग ने डिस्प्ले रखा है वो उसके सराउंडिंग के साथ मैच होता है क्या नहीं होता है। बाद में मुझे पोटेंशियल प्लेसेस बताओ जिधर हम लोग प्रोडक्ट प्लेस कर सकते हैं स्टोर्स में। कौन सी जगह अच्छी है जिधर हम लोग प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। वॉल डिस्प्ले यस, विंडो डिस्प्ले ओके। ओके, कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो अपने को लोगों को बताना चाहिए। कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो अपने को लोगों को बताना चाहिए। वो है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो अपने को लोगों को बताना चाहिए। ओके, डिस्प्ले के टाइप्स बताओ मुझे। डिस्प्ले के टाइप्स, डिस्प्ले के अलग अलग टाइप्स कौन से है। सबसे पहला गोंडोलाज है, शेल्फ्स यस, बाद में राउंड रैक्स, प्रॉप्स, तो ये सब डिस्प्ले के टाइप्स है। फिर ग्राफिक के यूज बताओ। ग्राफिक के यूज तो ग्राफिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ग्राफिक के कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं, जैसे फूड एंड ड्रिंक्स आर नॉट अलाउड, ट्रॉलीज अवेलेबल हियर यस, फिर एग्जिट ओके। तो ये इंपॉर्टेंट काम करता है। बाद में साइनेज का यूज बताओ। साइनेज का यूज क्या है। यस, इंडिकेटिंग स्पेशल ऑफर, स्पेशल ऑफर कुछ रहेगा तो वो बताता है। और अच्छा, स्पेशल ऑफर जो बताता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग। स्पेशल ऑफर कुछ रहेगा वो बताता है, उसका वर्ड क्या है, उसका टर्म क्या है वो बताओ, उसको क्या कहते हैं। स्पेशल ऑफर जो बताता है वो उसको क्या बोलते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं प्रमोशनल साइनेज। क्या बोलते हैं, प्रमोशनल साइनेज। अच्छा, इवेंट के बारे में बताओ। इवेंट, विजुअल मर्केंडाइजिंग, इवेंट के बारे में बताओ। इवेंट मतलब क्या, या इवेंट के बारे में कुछ बताओ। स्पेशल प्रमोशन प्लान, बराबर है। तो ये एक प्लान है स्पेशल प्रमोशन प्लान, जिससे हम लोग क्या है सेल्स को इंक्रीज कर रहे हैं, या पर्टिकुलर एसकेयू का सेल इंक्रीज कर रहे हैं। तो इवेंट के दो टाइप्स बताओ। इवेंट के दो टाइप्स क्या क्या है। इवेंट के दो टाइप्स, इवेंट इवेंट के दो टाइप्स है, सीजनल और थीमेटिक। और प्लान हम लोग कौन से यस लिंक कौन से हिसाब से कर सकते हैं। प्लान का लिंक कौन से हिसाब से कर सकते हैं। सबसे पहला फेस्टिवल है दिवाली, क्रिसमस, ओनम, गुड़ी पाड़वा। बाद में नेशनल डेज है, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, या स्पेशल डे, मदर्स डे, वैलेंटाइन डे, या थीमेटिक, बैक टू स्कूल। बाद में प्रमोशन मतलब क्या, यस थीमेटिक। प्रमोशन मतलब क्या। प्रमोशन मतलब क्या।
ओके, डेफिनेटली सर। ओके, प्रमोशन का मतलब है जो अपना सेल्स को इंक्रीज कराता है, जो भी एक्टिविटी जिससे अपना सेल्स इंक्रीज होता है उसको हम लोग प्रमोशन बोलते हैं। लीड्स टू बेटर सेल, एमआरपी, यस बराबर है। और ये कम्युनिकेशन कैसे होता है, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं प्रमोशन का कम्युनिकेशन? एडवर्टाइजमेंट बाद में, कैटलॉग, एडवर्टाइजमेंट कैटलॉग बाद में, लीफलेट्स। तो इससे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। अच्छा, बिजनेस कब सक्सेसफुल होगा, बिजनेस सक्सेसफुल कब होगा? पीपल बाय मोर, यस वेरी गुड। बाद में पीपल बाय मोर, गेट कस्टमर्स टू रिस्पॉन्ड, ओके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग परचेस करें और फ्रीक्वेंटली आने जाने लगे, फ्रीक्वेंटली परचेस करने लगे, ज़्यादा वॉल्यूम परचेस होना चाहिए। उसके बाद बिजनेस अपना नॉन पीक आवर्स और ऑफ सीजन्स में भी इंक्रीज होना चाहिए, तब बिजनेस अपना सक्सेसफुल होता है। सेल्स प्रमोशन की वजह से क्या होगा, सेल्स प्रमोशन की वजह से क्या होगा? बिजनेस ग्रोथ होगा। और क्या है, हम जो राइट एक्शंस ले रहे उसको रिवॉर्ड मिलेगा, और अपने को कस्टमर्स मिलेंगे रिस्पॉन्ड करने के लिए, रिवॉर्ड फॉर राइट एक्शन, करेक्ट। ओके, अलग अलग टाइप के प्रमोशंस बताओ, अलग अलग टाइप के प्रमोशंस बताओ। प्राइस डिस्काउंट बाद में, स्क्रैच कार्ड, फ्री गिफ्ट, बाय वन गेट वन फ्री, लॉटरी, ट्रायल प्राइस, वॉल्यूम डिस्काउंट, डेमो सैम्पलिंग, कूपन्स। तो ये सब प्रमोशन के टाइप्स है। बाद में स्टोर्स, मतलब स्टोर्स में गुड मतलब क्या, स्टोर्स में गुड मतलब क्या? स्टोर्स में गुड मतलब क्या? स्टोर्स में यस, इजीली आइडेंटिफाइबल, बराबर है। उसके बाद क्लियरली मार्क्ड, यस क्लियरली मार्क। फिर नीटली एंड टाइटली प्रेजेंटेड, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड। उसके बाद एडिक्वेटली स्टॉक, उसका स्टॉक बराबर होना चाहिए। अप्रोप्रिएटली टाइम, प्रॉपर टाइम पे उसका डिस्प्ले होना चाहिए। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है क्लियरली एंड करेक्टली प्राइस, उसकी प्राइस क्लियरली दिखनी चाहिए और उसकी जो प्राइस चार्ज की है वो करेक्ट होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट है सीजनली रिलीवेंट, वो पर्टिकुलर सीजन पे ही अपने को उसका फोकस करना चाहिए। ओके, क्वार्टरली मार्केटिंग कैलेंडर के बारे में बताओ, क्वार्टरली मार्केटिंग कैलेंडर के बारे में बताओ।
क्वार्टरली मार्क कैलेंडर के बारे में। रोलिंग कैलेंडर है, यस रोलिंग कैलेंडर है, जिससे अपने को समझ में आता है कौन से क्वार्टर में कौन सा प्रोडक्ट का सेल ज़्यादा होता है, तो उसको क्वार्टरली कैलेंडर बोलेंगे। बाद में कौन से क्वार्टर्स है? अप्रैल टू जून, यस रीजन वाइज और सीजन वाइज, करेक्ट। अप्रैल टू जून, बाद में अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर और जनवरी से मार्च, ये क्वार्टर्स रहते हैं। ठीक है, तो अपना टेस्ट हो गया। अपने बीच में चक्रवर्ती सर है, तो वो अपने से कम्युनिकेट करना चाहेंगे। ओवर टू चक्रवर्ती सर। चक्रवर्ती सर। हेलो, गुड इवनिंग सबको, नमस्ते सबको। सर को रिस्पॉन्ड मेरा करो नाम प्लीज। देवाशीष है। आपको सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहे है मेरा बात? आ रहा है सर, उनको आ रहा है। अच्छा, ओके, थैंक यू। मेरा नाम देवाशीष है, मैं रिलायंस में काम करता हूँ और ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम का एक हिस्सा हूँ। आप लोग को कैसे लग रहा है? ये ट्रेनिंग कैसे लग रहा है? चैट बॉक्स पे आंसर करो। मैं देख रहा हूँ, आप चैट बॉक्स में कीजिए। कितने दिन आप लोग कितने दिन हुआ ये ट्रेनिंग का? तो आज 8वां दिन है। तो आपने क्या सीखा? नीलेश जी ने क्या सिखाया? आप लोगों को मजा आ रहा है सीखने में? कुछ नया चीज है? बहुत अच्छा। देखिए, ये जो रिलायंस का ये प्रोग्राम है, ये हम लोग कोशिश करते हैं जो नौजवान नौकरी के आज के तारीख में नौकरी सभी का चले जा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रहा है, सही जगह में नौकरी नहीं मिल रहा है। तो हम लोग का ये एक प्रयास है कि हम लोग आप जैसा नौजवान को एक मौका दे, जहां आप एक अच्छा नौकरी आपको मिले आपके घर के आसपास में और एक अच्छा बड़ा कंपनी में, जो आपको जहां पे आपका फ्यूचर है। तो ये आप जानते हो, रिलायंस हर एक दिन हर एक साल धीरे धीरे फैल रहा है, अपना व्यापार को स्प्रेड कर रहा है। तो उसमें हम लोगों को अच्छा बच्चे जो केपेबल बच्चे हैं, उनको हमको चाहिए हम लोग का बिजनेस में काम करने के लिए। और उसमें एक अच्छा फ्यूचर भी है सबका। धीरे धीरे आप जब सब कुछ एक स्टोर में जो काम करने वाले हो, उस स्टोर का पूरा जानकारी आपको धीरे धीरे मिले। और क्योंकि यही आपका ट्रेनिंग खत्म नहीं होगा, ये एक बेसिक ट्रेनिंग है। आप ये 10 दिन का ट्रेनिंग में आप रिटेल का एक्सपर्ट नहीं बन रहे हो। आपको कुछ शब्द का मीनिंग क्या होता है, क्या वो कैसे देखता है, क्या करना चाहिए, वो आपको बताया जा रहा है। लेकिन एक्चुअल काम शुरू होगा आपका ज्वाइनिंग के बाद, कि एक स्टोर को कैसे मैनेज करना है। आप सभी ने देखे हो पालघर में कहां पर रिलायंस का स्मार्ट का स्टोर है? देखे हो? किसी ने नहीं देखे हो? पालघर में राज आइकन बोल के एक बिल्डिंग है। वो राज आइकन में वो स्टोर है, एक बहुत बड़ा स्टोर, जहां पे सब्जी भाजी से शुरू करके दाल चावल से शुरू करके सब कुछ मिलता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उस स्टोर को कैसे अच्छे से चला सकते हैं
और वो आपके मदद के बिना नहीं होगा। जरूर पहले दिन से आप सब कुछ कर नहीं पाओगे, लेकिन धीरे धीरे हमारा स्टाफ जो वहाँ ऑलरेडी है वो धीरे धीरे आपको ये सब चीज सिखा देंगे। तो आप बहुत अच्छे से वो स्टोर को मैनेज कर पाओगे। वहाँ जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा आपका भी बढ़ोतरी होगा। ठीक है, आपका डेजिग्नेशन में, आपका सैलरी में धीरे धीरे आपका प्रमोशन होगा। तो आप ध्यान से ये जो सर समझा रहे हैं ये छोटे छोटे चीजें हैं और आपका जब इंटरव्यू होगा 2 दिन बाद ट्रेनिंग कंप्लीशन के बाद, तो वो इंटरव्यू में इन सब से पूछा जाएगा। तो कॉन्फिडेंटली बताना, बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे आपसे, आपसे बेसिक चीजें पूछेंगे। तो जो भी बात करोगे कॉन्फिडेंटली बताना। अगर आप एग्जैक्टली उसका मीनिंग नहीं बता सकते हो, अपने भाषा में जो सर ने आपको तस्वीर दिखाया था, वो स्लाइड में दिखाया था, वो चीज आप समझाने का कोशिश करना। जरूरी नहीं है एक बार में आप सब कुछ सीख जाओगे, आप धीरे धीरे सीखोगे और अपने भाषा में बताने का कोशिश करना। ठीक है, जरूरी नहीं है जितने सवाल किए जाए सभी आपको करेक्ट उत्तर आप दे पाओगे, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप धीरे धीरे अपने भाषा में बताना और कॉन्फिडेंटली बताना, ये यही सबसे बड़ी चीज है। और एक बात है, रिलायंस आज के तारीख में देश का सबसे बड़ा कंपनी है। आपको ये जो मौका मिल रहा है इसमें आप अपने बलबूते पे अपने पैरों में खड़ा हो सकते हो और अपना फैमिली को अच्छे तरीके से सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन आपको काम सीखना भी पड़ेगा, आपको काम सीखना और सीखने का वो माहौल रिलायंस देता है, सीखने का माहौल देता है। आप हो सकता है काम में छोटा छोटा गलती होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है और धीरे धीरे आप सीख जाओगे। लेकिन जो भी काम करोगे कॉन्फिडेंटली करना और आपको रिटेल सेक्टर में घुसने का ये एक सबसे बड़ा मौका है, क्योंकि आप सबसे बड़े कंपनी के साथ जुड़ने का कोशिश कर रहे हो और मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चे जुड़ोगे और लंबे समय में यहाँ पर रह के पहली तो काम सीखोगे और धीरे धीरे अपने आप को और भी एलिजिबल बनाओगे। ठीक है, तो मुझे भरोसा है कि ये जो आज नीलेश जी पिछले 8 दिन से सिखा रहे हैं और भी 2 दिन आपको सिखाएंगे, ये सब कुछ कभी ना कभी आपको काम में आएगा कि ये तो मैं उस समय सुना था, अच्छा ये ऐसे करते हैं, इसको ऐसे डिटेल में किया जाता है, ये आप रिलेट कर पाओगे। और वही सबसे बड़ी चीज है, नीलेश जी वही करने का कोशिश कर रहे हैं और आपको इस अभी के तारीख में एक्सपर्ट नहीं बना रहे। ये हम लोग का प्रोग्राम एक्सपर्ट बनाने के लिए नहीं, उसके लिए आपको समय लगेगा। तो आप कोशिश कीजिए जो भी आपको बता रहे हैं और वो चीज याद रखने के लिए, और जब आप इंटरव्यू दोगे और इसके बाद जब आप काम शुरू करोगे ये दोनों में तालमेल बैठाने का कोशिश करना। क्या पढ़ाया था क्या है, आप देखोगे एक रिलेशनशिप बनेगा, आप उसको मैच करा सकता, अच्छा ये बताया था ऐसा रहता है। तो ये एक मौका है। और दूसरा जो बात है कि मैं फिर से बोलूंगा, हो सकता है बहुत सारे आप लोगों में है पहले बार इंटरव्यू दोगे, इसमें डरने का कोई बात नहीं है। मैं ये आपको बता रहा हूँ, आपको जो नीलेश जी ने पढ़ाया उसी के बीच में से हो सकता है 5 सवाल करेंगे, आप उसमें 2-3 सवाल अगर नहीं भी दे सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप कॉन्फिडेंटली कोशिश करना कि जो नीलेश जी ने पढ़ाया उसमें से कुछ बताने के लिए मुंह बंद करके मत रखना, ये मेरा सुझाव है। कुछ तो बात करना, अपना परिवार के बारे में, अपना शिक्षा के बारे में, अपना जो काम करने का इच्छा है उसके बारे में कुछ तो एक्स्ट्रा बताना। ठीक है, और उनसे ये भी उनसे भी सवाल पूछना कि काम क्या है ये भी आप बताओ, छुट्टी का हो सकता है, तनख्वाह का हो सकता है, कुछ भी, क्या टाइमिंग है, ये सब नीलेश जी ने बता दिया आपको। फिर आप एक बार फिर से बात पूछ सकते हो। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स ले जाना मत भूलना।
डॉक्यूमेंट्स ले जाना मत भूलना। वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही सब कुछ माने आगे का काम बढ़ेगा जब आप इंटरव्यू क्लियर कर लोगे। ठीक है, मेरे से अगर कुछ सवाल है आप पूछ सकते हो। सर से किसी को पूछना है? ओके, सर पूछ रहे हैं इंटरव्यू कहाँ रहेगा। हाँ, इंटरव्यू कहाँ होगा कैसे होगा वो नीलेश जी आपको बता देगा, क्योंकि अभी ये जो महामारी चल रहा है उसमें अलग अलग तरीके से इंटरव्यू हो रहा है। कुछ इंटरव्यू वीडियो के माध्यम से हो रहा है, कुछ इंटरव्यू कहीं कहीं जगह पे डायरेक्टली बुलाया जा रहा है, दो पांच पांच बच्चों को। तो ये अलग अलग हो रहा है। तो पालघर में कैसे होगा वो नीलेश जी कनेक्ट करेंगे, करके आपको बता देंगे। ठीक है, ये एक चीज है। दूसरा एक है, मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी 7:30 8 बज गया, अभी भी आपका इंटरेस्ट है। और ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि लोग बाग जनरली सुबह ट्रेडिंग करते हैं। आप जो 7 7:30 8:30 बजे तक आप कर रहे हो, ये मुझे सही में बहुत अच्छा लगा। और ये इतने सारे बैचेस में ये मैं पहले बार देख रहा हूँ। और अभी के समय में एटलीस्ट 12-14 लोग आप लोग हो वहां पर जो ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो। इसमें ये समझ में आता है नीलेश जी कितना कमिटेड है, आपका कमिटमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, भगवान आपका सभी को क्वालिफाई कराए, और कभी ना कभी पालघर में मिलेंगे स्टोर में। सर थैंक यू, के बारे में थैंक यू एवरीबॉडी, लास्टली सर। थैंक यू एवरीबॉडी। सर अच्छा, और एक छोटा सा चीज है, मैं देख रहा था महिला लोग ही सब उत्तर दे रहे हैं, पुरुष लोग जो लड़के लोग हैं कोई आंसर नहीं कर रहा था। तो इसका कोई कारण? हाँ जी, लेडीज फर्स्ट। अच्छा, हाँ, नहीं हमेशा लेडीज फर्स्ट से नहीं चलेगा साहब, आपको भी बताना पड़ेगा। क्योंकि आप भी एक साथ ही नौकरी करोगे, आपको भी नौकरी चाहिए। क्योंकि क्यों मैं बोल रहा हूँ, सभी लोग पार्टिसिपेट करोगे तो मजा आएगा सीखने में, सब एक साथ सीखेंगे, मजा आएगा। ठीक है, तो सभी लोग पार्टिसिपेट करना, इसमें गलत सही का बात नहीं है। हम लोग सीख रहे हैं तो गलत सही का कोई बात नहीं है। ठीक है, बट गुड विशेस एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी एंड थैंक यू नीलेश जी, आपका तरीका बहुत अच्छा है। मैं तरीका अच्छा है, मैं दो वजह से बोल रहा हूँ। एक है जिस तरीके से आप छोटा छोटा टर्मिनोलॉजी का रिवीजन करा रहे हो, एक वो है। और जो बिना डिस्टर्बेंस का बच्चों माने क्या होता है, माइक्रोफोन अगर ऑन करोगे सब बच्चे एक साथ बोलने का कोशिश करता है, तो किसी को सुनाई नहीं देता है। लेकिन ये जो चैट को यूज करना सही तरीके से, ये एक बहुत ही अच्छा, मैं आपका इस ट्रेनिंग से सीख रहा हूँ ये चीज। और मैं दूसरा ट्रेनिंग में बताऊंगा, थैंक यू सर। दूसरा ट्रेनिंग में बताऊंगा जहां पर ये कैओस नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है, 10 बच्चे एक साथ जब उत्तर देने का कोशिश कर रहे हैं तो वहां पर एक्चुअली कुछ सुनाई नहीं देता है। बराबर। तो लेकिन ये जो तरीका है, सब लोग आंसर करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई कैओस नहीं, एक दूसरे का देख भी रहे, सीख भी रहे। बड़े वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। मैं ये चीज इस ट्रेनिंग से सीखा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। आज के तारीख में कम से कम 40 ट्रेनिंग चल रहा है थ्रू आउट इंडिया। हर एक ट्रेनिंग में ट्रेनर अपने तरीके से निकालते हैं, निचोड़ निकालते हैं, कैसे अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन ये चीज मैं ये पहली बार देख रहा हूँ कि देखिए, मैं बाकी सबको भी बोल रहा हूँ, ये जो फोन के माध्यम से ट्रेनिंग या डिजिटल ट्रेनिंग या डिजिटल पढ़ाई, ये एक परिस्थिति में हम लोग को
मतलब फोर्स किया है करने में। शुरुआत में सभी को दिक्कत आ रहा है। बराबर है। आपको जैसे दिक्कत आ रहा है नेटवर्क में, हम लोग को दिक्कत आ रहा है, सही पढ़ा पा रहा है कि नहीं, समझ पा रहा है कि नहीं, ये सब चीजें हैं। बराबर। लेकिन जो जो आप लोगों ने नया नया तरीका निकाल रहे हो, वो मैं सीख रहा हूँ। मैं दिन में एटलीस्ट 8 से 10 ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ। मैं कोई 15 मिनट, कोई 20 मिनट, कोई आधा घंटा मैं अटेंड करता हूँ। लेकिन और सभी ट्रेनिंग से कुछ ना कुछ सीखने का कोशिश करता हूँ। लेकिन आपका जो ये यूनिक तरीका है, ये सही में मैं बहुत अच्छा लगा और मैं ये सभी से शेयर भी करूंगा। थैंक यू सर। मतलब थैंक यू एंड थैंक यू द पार्टिसिपेंट्स। आप लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, मतलब वो भी बहुत जरूरी है। मतलब 13 में से 7-8 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं हर एक सवाल में, विच इज ए वेरी गुड साइन। मतलब आप लोगों का जो एक बॉन्डिंग बना है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा बना है टीचर एंड स्टूडेंट का, वो सबसे बड़ी चीज है। वो सबसे बड़ी चीज है। थैंक यू सो मच। थैंक यू ईच वन ऑफ यू एंड गुड लक। थैंक यू सर। थैंक यू। प्लीज कंटिन्यू। ओके सर, नो प्रॉब्लम। ओके, तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा नीलेश जी, हाँ सर। वन मोर थिंग। हाँ। ये जो गूगल मीट आप यूज किया है, इसमें कोई दिक्कत आया है नहीं, स्टूडेंट का या दिक्कत आपका? नहीं आ रहा है। मेरे दूसरे भी लेक्चर्स होते कोई हैं ना। दिक्कत? बेसिकली मैं प्रोफेसर हूँ, तो हाँ, मेरे दिन भर लेक्चर्स ही चालू हाँ, रहते हैं। नहीं मैं बोल रहा हूँ ये जो गूगल मीट में मैंने टेक्नोलॉजी का, मैंने नेटवर्क का हो या स्लाइड शो का हो, या उसमें कोई स्टूडेंट का दिक्कत आया या नहीं नहीं, आपका दिक्कत आया? कुछ नहीं, सिर्फ टेक्नोलॉजी का नेट का प्रॉब्लम रहता है तो होता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 80-90% अच्छा है। ओके ओके, क्योंकि ये फीडबैक भी मुझे चाहिए, क्योंकि हम लोग के लिए भी ये नया है। करेक्ट। हम लोग के लिए भी नया है, तो हम लोग भी सीख रहे हैं। करेक्ट। तो इसीलिए मैं स्टूडेंट के तरफ से और आपके तरफ से वो फीडबैक जानना चाह रहा था कि मतलब सीमलेसली काम हो रहा है कि नहीं। 80-90% कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। ज़्यादा अगर पावर नहीं रहेगा, नेटवर्क का क्योंकि प्रॉब्लम रहेगा तो हाँ प्रॉब्लम आता हाँ है। हाँ, क्योंकि पालघर थोड़ा इंटीरियर में है, बच्चे लोग हो सकता है गांव में भी है, करेक्ट। तो वहां से कोई बच्चों लोग का दिक्कत हो रहा है कि नहीं, नेटवर्क का हो या वो अटेंड नहीं कर पाए, बार बार लॉग आउट हो जा रहा है, वैसा कोई इश्यूज आ रहे हैं कि नहीं? ऐसे थोड़े बहुत या आ रहे हैं, थोड़े बात बहुत आ रहे हैं, थोड़े बहुत इशू आ बात रहे हैं। बात बीच में ब्रेक हो जाता है, दिखाई नहीं देता है, तो वो उसका फीडबैक थोड़ा, इसीलिए मैं पूछ रहा था। मोस्ट प्रोबेबली ठीक है, एक दो इंसिडेंट्स होते हैं कभी कभी, ज़्यादा नहीं है। हाँ वो एक दो ठीक है, एक दो ठीक है, बट जनरली कंपेरेटिवली अच्छा अच्छा रहा। है, कंपेरेटिव बहुत अच्छा है गूगल मीट। और ओके, मतलब ठीक है। नॉन ब्रेकिंग रहता है, ब्रेक नहीं होता है कि कंटिन्यूअसली 2 ओके घंटा 2.5 घंटा हम लोग ले सकते हैं सेशन, ऐसा है। ओके ओके। आप जियो मीट ट्राई किया? जियो में ट्राई किया, लेकिन स्क्रीन शेयरिंग में प्रॉब्लम आ रहा था। स्क्रीन शेयरिंग में हाँ, प्रॉब्लम आ स्क्रीन रहा? शेयरिंग में ओके। प्रॉब्लम आ रहा था, तो 2-3 बार मैंने ट्राई तो किया। फिर क्या, टाइम ये हो जाता है ना, दूसरा बैचेस भी होता है, तो इसके लिए मैंने हाँ फिर हाँ हाँ हाँ, गूगल मीट प्रेफर किया। ओके ओके, फाइन फाइन ओके। फाइन, थैंक यू सो मच। ओके। ओके, हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं।
ओके, सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? चैट बॉक्स में आंसर लिखिए। ओके, तो आज हम लोग जो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो है अपना शेल्फ हेल्प। मतलब जब हम लोग काम करने लगते हैं तो बेसिकली काम क्या करना है, तो ये अपने को जानना है, जिसको हम लोग बोलेंगे शेल्फ हेल्प। तो मैंने आपको नोट्स नोट्स भेजता हूँ मैं आपको। प्लीज सब लोग म्यूट हो जाओ। ओके, मैंने आपको नोट्स ग्रुप पे भेजा है। तो अभी सबसे पहला शेल्फ हेल्प के बारे में बैकग्राउंड देखते हैं। तो शेल्फ के वजह से क्या होता है, एक कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस आता है। टू गिव आवर कस्टमर्स अ डिलाइटफुल शॉपिंग एक्सपीरियंस वी मस्ट हैव क्लीन शेल्व्स, फिक्चर, फ्लोर स्टैक्स इंक्लूडिंग चिलर्स एंड फ्रीजर्स। मतलब आपके जो शेल्व्स है, फिक्चर्स है या फ्लोर स्टैक्स, चिलर्स और फ्रीजर, ये क्लीन होने चाहिए। बाद में और क्लीन और सेलेबल प्रोडक्ट, मतलब उनको बेचने में आसानी होनी चाहिए। वो खराब रहेंगे तो लोग खरीदेंगे नहीं। तो सबसे पहला तो क्लीन होने चाहिए सभी रैक्स, पिक्चर्स, चिलर, फ्रीजर, ये सब क्लीन होने चाहिए। उसके बाद वो अच्छे कंडीशन में होनी चाहिए। तो फॉर प्रोडक्ट टू बी इन सेलेबल कंडीशन दे शुड बी क्लीन, फ्रेश, नॉट डेट एक्सपायर, नॉट डैमेज, नॉट इन्फेस्टेड एंड नॉट फंगस इन्फेक्टेड। तो सबसे पहला तो वो क्लीन और फ्रेश होने चाहिए, उनकी एक्सपायरी डेट ख़त्म नहीं होनी चाहिए, फिर डैमेज नहीं होनी चाहिए, इन्फेस्टेड नहीं होनी चाहिए, फंगस इन्फेक्टेड नहीं होनी चाहिए। तो ये सब क्वालिटीज़ होने चाहिए। अगर गुड सेलेबल है तो ये सब क्वालिटीज़ उनमें होनी चाहिए। बाद में शेल्फ हेल्थ का मतलब क्या है? शेल्फ हेल्थ का मतलब है क्लीनिंग एंड जनरल मेंटेनेंस ऑफ शेल्फ एंड इंश्योरिंग प्रोडक्ट्स एज पर प्लानोग्राम। मतलब क्लीन करना, प्रोडक्ट्स और शेल्फ को क्लीन करना और जनरल मेंटेनेंस देखना, और ये देखना कि प्रोडक्ट्स प्लानोग्राम के हिसाब से बराबर रखे कि नहीं रखे, और उसका रोटेशन, डेट रोटेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन शेल्फ एंड क्लीनिंग फ्लोर स्टैक। मतलब अब हम लोग ने देखा था कि ऑडिट होता है, एक पर्टिकुलर दिन हर एक एरिया का ऑडिट होता है, तो वो प्रॉपर हो रहा है क्या नहीं देखने का। और आपका जो फ्लोर है और रैक्स, ये क्लीन होने चाहिए। तो स्टेप्स देखते हैं आगे। सबसे पहला एम्प्टी करना है, एम्प्टी शेल्फ, फिक्चर और फ्लोर स्टॉक आपको सबसे पहला एम्प्टी करना है। उसके बाद क्लीन करना है, क्लीन शेल्फ, फिक्चर, फ्लोर स्टैक एंड प्रोडक्ट। चेक एक्सपायरी डेट, इन्फेस्टेशन, फंगस इन्फेक्टेड प्रोडक्ट, पीओजी, पीओपी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला एम्प्टी करना है, एम्प्टी करने के बाद आपको क्लीन करना है, फिर आपको उसका एक्सपायरी डेट देखना है, एक्सपायर हो गया है क्या, नहीं हो गया है, इन्फेस्टेड है क्या, फंगस इन्फेक्ट है क्या। बाद में उसका प्लानोग्राम देखना है, प्लानोग्राम के हिसाब से है क्या, पॉइंट ऑफ परचेस वो भी है क्या, आपको ये सब चीज़ें चेक करना है। फिर डेट रोटेड प्रोडक्ट, मतलब रोटेशन प्रॉपर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, रिफिल हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो ये भी आपको देखना है। फिर टॉप टॉप मैनेजमेंट, टॉप टॉप मतलब मैंने आपको बताया था कि सबसे ऊपर का जो शेल्फ रहता है उसको हम लोग टॉप टॉप बोलते हैं। तो उसका भी स्टेप्स सेम है। सबसे पहला टॉप टॉप एम्प्टी करो, फिर उधर का एरिया क्लीन करो, और क्लीन होने के बाद फिर से आपको रिफिल करना है।
बाद में शेल्फ हेल्प ये कैसे करना है, 100% ऑफ द फिक्चर्स ऑन सेल्फ फ्लोर स्टैक इंक्लूडिंग चिलर एंड फ्रीजर मस्ट बी कवर्ड फॉर शेल्फ एवरी वीक बिटवीन मंडे टू फ्राइडे। आपको पूरा जो सेल्स फ्लोर है वो स्टेप बाय स्टेप आपको 100% पूरा मंडे टू फ्राइडे क्लीन करना है। शेल्फ हेल्प बेस स्लिप मस्ट बी पुट एज पर द SOP ऑफ द स्टोर्स। आपको स्लिप्स रखनी है, जो भी आपको प्रोसीजर रहेगा तो वो प्रोसीजर के हिसाब से, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से आपको स्लिप्स रखनी है। मैन पावर मस्ट बी एलोकेटेड फॉर शेल्फ हेल्प ऑफ एवरी बे फिक्चर फ्लोर स्टैक एंड बे स्लिप मस्ट बी अपडेटेड अकॉर्डिंगली। तो आपको क्या करना है, हर बे फिक्चर और फ्लोर को मैन पावर एलोकेट करना है और बे स्लिप आपको हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए। फिर व्हाट इज टॉप टॉप? टॉप टॉप मतलब क्या? टॉप टॉप इज द टॉप मोस्ट शेल्फ ऑफ अ फिक्चर विच डज नॉट हैव प्लानोग्राम। तो टॉप टॉप क्या है? सबसे ऊपर का शेल्फ है और जो प्लानोग्राम में उसमें क्या रखना है वो दिखाई नहीं रहता है, प्लानोग्राम का वो हिस्सा नहीं है। एक्सेस लूज स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन शेल्फ इज टू बी केप्ट ऑन टॉप टॉप फॉर स्पॉट फिलिंग। तो उसमें क्या है, अगर स्टॉक अगर ज़्यादा रहेगा तो आपको वो टॉप टॉप पे रखना है ताकि आप लोग स्पॉट फिलिंग कर पाओगे। टॉप टॉप एट स्टोर्स। तो टॉप टॉप का प्रोसीजर क्या है? टॉप टॉप क्लीनिंग मस्ट बी डन एवरी मंडे एंड फ्राइडे। हर मंडे और फ्राइडे को उसका क्लीनिंग करना चाहिए। एवरी प्रोडक्ट ऑन टॉप टॉप शुड हैव एटलीस्ट वन फेसिंग एंड शुड नॉट लाई हिडन बिटवीन अनदर प्रोडक्ट। तो हर एक प्रोडक्ट जो है उसका एक फेसिंग होना चाहिए और एक प्रोडक्ट के पीछे दूसरा प्रोडक्ट होना नहीं चाहिए। ऑल प्रोडक्ट्स ऑन टॉप टॉप शुड बी नीटली स्टैक्ड। उसका स्टॉक बराबर अपने को रखना चाहिए। टॉप टॉप प्रोडक्ट नेम्स शुड फेस कस्टमर। उनके जो नाम है वो कस्टमर को फेस करनी चाहिए। टॉप टॉप स्टॉक मस्ट बी इन कंप्लायंस विथ फीफो और फेफो। जो टॉप टॉप का स्टॉक रखा है वो फीफो और फेफो के हिसाब से अपने को रखना है। फिर इन केस ऑफ मल्टी लोकेशन प्रोडक्ट टॉप टॉप स्टोरेज मस्ट बी एट अ प्राइमरी लोकेशन। अगर मल्टी लोकेशन प्रोडक्ट रहेगा, एक प्रोडक्ट एक से ज़्यादा लोकेशन पे रहेगा तो टॉप टॉप स्टोरेज है उसका एक प्राइमरी लोकेशन होना चाहिए। बाद में द सेम CSA हु आर असाइन बेस फॉर रिप्लेनिशमेंट शॉल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉप टॉप मैनेजमेंट। तो जो CSA जो भी बे संभाल रहा है उसी बे के उसी बे का जो टॉप टॉप मैनेजमेंट है उसी को संभालना है। इन केस टॉप टॉप ऑफ सेम बे इज फुल द प्रोडक्ट कैन बी प्लेस अप टू 3 बेस आइदर टू लेफ्ट और राइट। अगर आपका टॉप टॉप फुल हो गया तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट अगले 3 बेस पे आप रख सकते हैं। अगले 3 बेस जो लेफ्ट पे है या राइट पे है तो आप लोग अगले 3 बेस पे जो प्रोडक्ट है ये आप रख सकते हो। ओनली वन फेसिंग एंड फील डीप। तो एक फेसिंग होना चाहिए हर एक प्रोडक्ट के लिए और उसके पीछे दूसरे प्रोडक्ट होना चाहिए जिसको हम लोग ने डेप्थ बोला था। एक फेसिंग और उसके पीछे बाकी के प्रोडक्ट। इफ प्रोडक्ट कैन बी स्टैक वन ऑन टॉप ऑफ द अनदर इट मस्ट बी डन। अगर पॉसिबल है कि एक के ऊपर अगर प्रोडक्ट रखते हैं तो हम लोग उनको रखना चाहिए। अगर पॉसिबल नहीं तो नहीं रखने का, अगर पॉसिबल है तो हम लोग रख सकते हैं। फुल कार्टून्स कैन बी डिस्प्लेड ऑन टॉप टॉप। तो जो पूरे के पूरे बॉक्सेस है वो हम लोग टॉप टॉप के ऊपर रख सकते हैं। वी शुड नेवर ओवरलोड आवर टॉप टॉप। टॉप टॉप के ऊपर ओवरलोड नहीं होना चाहिए। कीप एक्सेस स्टॉक इन BOH। आपको जो ज़्यादा स्टॉक रहेगा, अगर एक्सेस स्टॉक रहेगा तो आपको वो BOH में रखना है। ओवरलोडिंग ऑफ द टॉप टॉप कुड बेंड आवर शेल्फ एंड मस्ट नॉट बी अलाउड। ओवरलोड करने से क्या होगा, आपके शेल्फ बेंड हो सकते हैं और उनको अलाउ नहीं करना चाहिए। स्टोर मस्ट प्रिंट एंड प्लेस द लेबल डू नॉट ओवरलोड इन ऑल टॉप टॉप शेल्फ एजेस स्ट्रिप्स। तो आपको ये जो डू नॉट ओवरलोड की स्ट्रिप है हर एक टॉप टॉप के एज पे ऊपर लगानी है।
ओके। फिर गोंडोला की हाइट, गोंडोला मैक्सिमम हाइट है वो 6 फीट की होनी चाहिए, और 5 फीट की हो। अगर समझो गोंडोला 5 फीट का है तो उसके ऊपर 1 फुट का एक्सटेंडर लगा सकते हैं, 1 फुट का एक्सटेंडर लगा के उसको 6 फीट कर सकते हैं। और इफ़ यू आर नॉट रिसीव्ड योर एक्सटेंडर, अगर आपने एक्सटेंडर मंगाया है तो और अगर आपको नहीं मिला तो मैनेजर को आपको कांटेक्ट रहना है फॉलो अप और एक्शन के लिए। बाद में दूसरा है वॉल रैक हाइट, वॉल रैक जो होता है वो 7 फीट तक होना चाहिए, और वॉल रैक हैव टू बी बोल्टेड टू द वॉल, वॉल रैक को वॉल पे चिकटाना चाहिए। इफ़ योर रैक्स हैव नॉट बीन बोल्टेड टू द वॉल, नोटिफाई योर क्लस्टर मैनेजर फॉर देयर फॉलो अप एंड एक्शन। तो अगर वॉल रैक आपने बोल्ट नहीं किया है तो आपको क्लस्टर मैनेजर को इन्फॉर्म करना है फॉलो अप और एक्शन के लिए। ओके। बाद में एंड ऑफ सीज़न क्या है, एंड ऑफ सीज़न मतलब वो पर्टिकुलर टाइम जब सीज़न ख़त्म हो जाता है। और कैसे रहता है, फॉर एग्जांपल कुछ प्रोडक्ट सीजनल होते हैं, जैसे स्वेटर है तो स्वेटर विंटर सीजन में ही बेचेंगे, छतरी या रेनकोट से तो वो रेनी सीजन में ही बेचेंगे। तो वो सीज़न जब ख़त्म हो जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे एंड ऑफ सीज़न, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंड ऑफ सीज़न। बाद में बेस्ट बिफोर डेट, अभी बेस्ट बिफोर डेट क्या है कि एक्सपायरी डेट बोल सकते हैं, या सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन कैसा है, जिस दिन तक वो अच्छे कंडीशन में रहेगा, जो या जो कंडीशन बताई हुई है उस कंडीशन में वो उस दिन तक ही रहेगा। तो इधर क्या लिखा है, बेस्ट बिफोर डेट मीन्स द डेट विच सिग्निफाइज एंड ऑफ द पीरियड अंडर स्टोर कंडीशंस ड्यूरिंग विच प्रोडक्ट विल remain fully marketable and will retain specific qualities claim। तो वो मार्केटेबल जब तक रहेगा उस दिन तक बेस्ट बिफोर डेट उसको बोलेंगे, या जिस दिन तक उसकी कंडीशंस जो लिखी हुई कंडीशंस इंटैक्ट रहेगी तब तक उसको क्या बोलेंगे, बेस्ट बिफोर डेट। बाद में इफ पैक मैन्युफैक्चरिंग डेट इज गिवन इन MMYY फॉर्मेट, डेट ऑफ द डेट टू बी टेकन फॉर कैलकुलेशन विल बी फर्स्ट डे ऑफ द सेम मंथ। कभी कभी क्या रहता है, कभी कभी प्रोडक्ट पे आपको सिर्फ ईयर और मंथ लिखा रहता है, डेट नहीं लिखा रहता है। तो अगर समझो सिर्फ उसका मंथ लिखा है तो आपको उस मंथ का पहला दिन कंसिडर करने का है, उस दिन उस महीने का पहला दिन ये लास्ट डेट है, उस महीने का पहला दिन ये लास्ट डेट है, ऐसा आपको कंसिडर करना है। ठीक है। तो ये मॉड्यूल आपका खत्म हो गया। अगला मॉड्यूल है आपका रेप्लेनिशमेंट। तो रेप्लेनिशमेंट का मतलब क्या है, गुड्स फिल करना, रैक को फिलअप करना, इसको बोलते हैं रेप्लेनिशमेंट। द प्रोसेस ऑफ मूविंग स्टॉक फ्रॉम गुड्स रिसीविंग एरिया टू सेल्स फ्लोर, मतलब रिसीविंग एरिया से सेल्स फ्लोर तक माल को लेके आना या गुड्स को लेके आना। एंड फिलिंग शेल्स इज रिप्लेनिशमेंट, और शेल को फिल करना उसको हम लोग रिप्लेनिशमेंट बोलते हैं। रिप्लेनिशमेंट ये 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है स्पॉट फिल। स्पॉट फिल मतलब क्या है, जब भी रिक्वायरमेंट आता है, एज एंड व्हेन थ्रू आउट द डे, पूरे दिन भर ये स्टॉक फिल चलता रहता है। फ्रेशली अलाउड अराइव स्टॉक, जब भी नया स्टॉक आता है तो उसका क्लीनिंग होने के बाद आपको नया स्टॉक शेल्फ पे रखना है। फिर फिल फ्रॉम BOH, आपको क्या करना है, कुछ स्टॉक आपको BOH से लेके आपको फिल करना है। तो ये 3 टाइप का रिप्लेनिशमेंट है। सबसे पहला स्पॉट फिल, मतलब जब ज़रूरत पड़ता है तभी आपको फिल करना है। फिर नया स्टॉक जब आता है तब आपको फिल करना है। और फिर आपको तीसरा टाइप है बैक ऑफ हाउस से आपको फुलफिल करना है, और ये चलते रहेगा। जैसे टॉप ख़त्म हो जाएगा, आपको माल BOH से लेना है और सबसे पहला शेल्फ में डालना है, फिर टॉप पे डालना है, और ये मंडे और फ्राइडे के बीच में होता रहेगा। फिर सीक्वेंस क्या है, शेल्फ रिप्लेनिशमेंट का सीक्वेंस क्या है। सबसे पहला आप लोग मटेरियल लोगे या प्रोडक्ट लोगे टॉप से, उसके बाद BOH से लोगे, फिर लास्टली फ्रेशली अलाउड स्टॉक से लोगे, और जो भी नॉन पैक HOA रिसीव्ड फ्रॉम DC विल डायरेक्टली बी पुटेड ऑन शॉप फ्लोर। अगर समझो
कुछ स्टॉक अपने को बिना पैक किए गए भेजा गया है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से, तो डायरेक्टली वो शॉप फ्लोर की ओर हम लोग लेके जाएंगे। ओके, उसके बाद अलग अलग टाइप के फिल देखते हैं। सबसे पहला है स्पॉट फिल। तो स्पॉट फिल मतलब क्या, फिलिंग ऑफ द गैप्स ऑफ द शेप बाय रिप्लेनिशमेंट फ्रॉम टॉप बीओएच रेगुलरली ड्यूरिंग द डे इज डिफाइन एज स्पॉट फिल। तो अगर जब भी आपको गैप दिखती है शेल्फ में, तो उसको फिर से फिल करना, या तो टॉप से या बीओएच से रेगुलरली फिल करना, उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉट फिल। स्पॉट फिल नीड्स टू कैरिड आउट थ्रू आउट द डे ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। ये आपको पूरे दिन करना है कंटिन्यूस बेसिस पे। बाद में कौन सा एक्टिविटीज आपको थ्रू आउट द डे करना है, वो कैसे करना है, आइडेंटिफाई गैप ऑन द शेल्फ। तो जो भी गैप है उनको आपको सबसे पहला आइडेंटिफाई करना है। फिर मूव स्टॉक ऑफ एसकेयू फ्रॉम द टॉप टू शेल्फ। फिर आपको क्या करना है, जो भी एसकेयू है वो आपको टॉप से शेल्फ में लेके जाना है। फिर अगर कम पड़ रहा है तो मूव स्टॉक फ्रॉम बीओएच टू शेल्फ एंड टॉप एज पर फेफो पीपो। तो अगर टॉप से अगर माल प्रोडक्ट कम पड़ रहे हैं तो आपको वो प्रोडक्ट्स बीओएच से लेके आना है और सबसे पहला शेल भरना है, और अगर एक्सेस पड़ा रहेगा तो आपको फिर टॉप पे डालना है, और ये फेफो और फीफो के हिसाब से। पुट एक्सेस क्वांटिटी इन कार्टून। अगर ज़्यादा क्वांटिटी रहेगी तो फिर से आपको वो क्वांटिटी कार्टून में डालनी है। फिर फिल पैकिंग स्लिप एंड पेस्ट ऑन कार्टून। आपको स्लिप फिर से भरनी है और वो कार्टून पे पेस्ट करनी है। देन टेक कार्टून टू बीओएच। फिर आपको वो कार्टून बीओएच पे लेके जाना है। बाद में उधर बीओएच पे लेके जाने के बाद प्लेस कार्टून इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरी जोन। तो वो जिस कैटेगरी को बिलोंग करती है उधर आपको वो कार्टून रखना है। बाद में रिप्लेनिशमेंट ऑफ फ्रेशली अलाउड स्टॉक। तो जो भी नया स्टॉक आया है उसको कैसे आपको स्टॉक पे रखना है। रिसीव स्टॉक ऑफ एसकेयू। सबसे पहला स्टॉक को रिसीव करो। फिर कंप्लीट जीआरएन का जो प्रोसीजर रहेगा उसको आपको पूरा करना है। उसके बाद मूव स्टॉक ऑफ एसकेयू रिसीव टू फ्लोर लोकेशन। फिर आपको क्या करना है, जो भी स्टॉक मिला है उसको आपको फ्लोर लोकेशन पे लेके जाना है। फिर डिस्प्ले स्टॉक ऑन शेल्फ एंड टॉप एज पर फीफो फेफो। फिर आपको क्या करना है, आपको जो स्टॉक है वो शेल्फ के ऊपर रखना है या टॉप के ऊपर रखना है एज पर फेफो फीफो। फिर एक्सेस क्वांटिटी जो रहेगा वो आपको कार्टून में डालना है। फिर इसको स्लिप लगानी है और स्लिप लगा के उसको बीओएच के ओर लेके जाना है, और फिर उसको जो भी कैटेगरी को वो बिलोंग करता है उधर उसको आपको प्लेस करना है। उसके बाद अगला मॉड्यूल अपना स्टार्ट हो रहा है श्रिंकेज मैनेजमेंट। तो श्रिंकेज मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि लॉस ऑफ स्टॉक जिसका रीज़न अपने को पता नहीं है, क्यों लॉस हो गया उसका रीजंस अगर अपने को पता नहीं है तो उसको बोलेंगे श्रिंकेज। तो ये श्रिंकेज क्यों होता है, सबसे पहला प्रोसेस फेलियर। जो भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं या प्रोसेस कर रहे हैं उसका फेलियर है, या इंटर कंपनी फ्रॉड, किसी कंपनी ने फ्रॉड किया। इंटरनल थ्रेप मतलब अंदर ही कोई थ्रेप्ट है, स्टोर्स के अंदर ही कोई थ्रेप्ट है, या एक्सटर्नल थ्रेप्ट जैसे कस्टमर लोग हैं वो एक्सटर्नल थ्रेप्ट है। तो ये कॉजेस ऑफ श्रिंकेज। और कॉजेस फॉर श्रिंकेज इज अनएक्सप्लेन्ड लॉस का रीज़न हम लोग बता नहीं सकते। इट हैज़ टू बी द एंडीवर ड्यूटी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज ऑफ रिटेल बिजनेस टू एंश्योर दैट सच लॉसेस आर रिड्यूस टू द मिनिमम टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये हम सब एम्प्लॉयज़ की ड्यूटी है कि हम लोग लॉस को रिड्यूस करें और जिससे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए। तो कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहला कस्टमर टिप्स, कोई कस्टमर चोरी करेगा, या स्वीट हार्टिंग मतलब क्या है, स्टॉक को चोरी करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में देना। फिर इंटरनल थेफ्ट, कोई एम्प्लॉय लोग चोरी करते हैं। वेंडर थेफ्ट, वेंडर या ब्रांड स्टाफ जो हम लोग ने रखा है
वो लोग चोरी कर सकते हैं। शॉर्ट डिलीवरीज, आपको माल कम आता है। फिर स्टॉक काउंटिंग एरर, स्टॉक काउंटिंग के टाइम एरर हो सकता है, या एडमिनिस्ट्रेटिव एरर, स्टॉक का एंट्री करते टाइम एरर हो सकता है। प्रोएक्टिव एक्टिव श्रिंक मैनेजमेंट मेजर्स, अभी प्रोएक्टिव मतलब क्या है कि हम लोग को समझो फॉरवर्ड होना चाहिए, हर चीज़ में फॉरवर्ड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आज हम लोग आज का दिन के साथ कल के दिन का भी काम आज ही करना चाहिए और कल परसों का काम पूरा करना चाहिए, तो इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव होना। द इक्विपमेंट एंड एक्टिविटीज विच डेली रूटीन मॉनिटरिंग, तो आपको क्या है कि जो भी एक्टिविटीज़ है आपको डेली रूटीन मॉनिटरिंग करनी है, तो उसको आपको प्रोएक्टिव होना चाहिए कि एक दिन पहले ही आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा चीज़ को आपको मॉनिटर करना है। बाद में SLP सिस्टम एस्पेक्ट्स, तो SLP में क्या क्या है? सबसे पहला अलार्म है, इंट्रूडर कम फायर अलार्म सिस्टम। बाद में CCTV है, फिर सर्वेलेंस है जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था, फिर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, मतलब किधर अगर चोरी हो रही है तो डोर पे पता चलता है। हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, हाथ में रहते हैं कुछ डिटेक्टर, उधर पता चलता है। अफेक्सिंग ऑफ हार्ड सॉफ्ट टैग एज पर द पॉलिसी, कुछ कुछ प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग टैग लगाते हैं, चोरी अगर होगी तो वो समझ में आएगा। डिप्लॉयमेंट ऑफ मर्केंडाइज प्रोटेक्शन एज पर द पॉलिसी, मतलब प्रोटेक्शन निकालना तो पॉलिसी के अनुसार। फिर CCTV साइनेज, CCTV साइनेज मतलब CCTV का बैनर किधर किधर होना चाहिए। डिस्प्ले कलर प्रिंटेड CCTV साइनेज इन मल्टीपल लोकेशन इन द स्टोर, तो ये जगह जगह आपको CCTV का बैनर लगाना चाहिए। साइनेज टू बी डिस्प्लेड फॉर एवरी 3 बेज, हर 3 बे के बाद आपको साइनेज लगाना है। और जिधर साइनेज टू बी डिस्प्ले ऑन हाई श्रिंक बे, तो जिधर कॉस्टली आइटम्स रहेगा उस बे के ऊपर आपको साइनेज लगाना है। चेक कंडीशन ऑन CCTV साइनेज डिस्प्लेड ऑन रेगुलर बेसिस, तो CCTV साइनेज का जो पोजीशन है आपको रेगुलरली चेक करना है। इफ फाउंड टोन रिप्रिंट द साइनेज एंड डिस्प्ले, तो अगर आपको फटा हुआ दिखता है तो आपको फिर से प्रिंट करके उसको फिर से डिस्प्ले करना है। फिर फिजिकल सिक्योरिटी एस्पेक्ट, उसमें क्या है? चेकिंग ऑफ लॉक्स एंड की एंड स्टोर्स, आपको लॉक एंड की चेक करना है। पुट पेपर सील ऑन लॉक्स टू एंश्योर नो टैम्परिंग इंटरफियर विथ लॉक, आपको क्या करना है? लॉक को सील लगाना है ताकि क्या है, कोई उधर इंटरफियर नहीं कर सके। फिर आपको एम्प्लॉय डिक्लेरेशन एंड LP चेक इंक्लूडिंग फ्रिस्किंग, फिर आपको एम्प्लॉय लोगों को डिक्लेयर करने के लिए लगाना है। फिर चेकिंग करना है उनका जब वो आ रहे या जा रहे। फिर एम्प्लॉय मूवमेंट रेगुलेशन, आपको ब्रेक पे अगर कोई जा रहा है तो उसका रजिस्टर मेंटेन करना है। सिक्योरिटी चेकिंग ऑफ कस्टमर बैग, कस्टमर के बैग्स का चेकिंग आपको करना है। मटेरियल रिसीट एंड डिस्पैच, जब भी कोई कस्टमर स्टोर्स के बाहर जा रहा है तो उसका रिसीट वेरीफाई करना है कि बराबर जो स्टॉक परचेस किया वही उसके पास है क्या। फिर हाई वैल्यू रूम मटेरियल मूवमेंट चेक, जिधर कॉस्टली आइटम रखे हैं उनका मूवमेंट को चेक करना है। RTV रिटर्न टू वेंडर टर्म्स एंड कंडीशन एंड फॉलो एक्शंस, अगर कोई कस्टमर प्रोडक्ट्स रिटर्न कर रहा है तो वो फिर से वेंडर को अपने को रिटर्न करना है एज पर टर्म्स एंड कंडीशन और उसके ऊपर फॉलोअप लेना है। फिर ब्लाइंड स्पॉट सर्वेलेंस, मतलब जो स्पॉट जिधर इम्पोर्टेंट है उसका हमेशा वो कैमरे के अंडर होना चाहिए। बाद में कैश ऑडिट्स इन कैश रूम एंड POS, मतलब आपको हमेशा कैश ऑडिट करना है कैश रूम पे और पॉइंट ऑफ सेल्स पे। फिर डीलिंग विथ वेंडर ब्रांड स्टाफ, तो वेंडर ब्रांड स्टाफ टू बी ट्रीटेड एज RR रिलायंस रिटेल स्टाफ फॉर एंट्री एग्जिट रूल्स ऑफ द कंपनी, तो जो भी वेंडर का स्टाफ है
उसको आपको रिलायंस रिटेल के स्टाफ जैसा ही ट्रीटमेंट देने का है एक एंट्री या एग्जिट रूल्स के लिए। ऑथोराइज वेंडर ब्रांच स्टाफ विथ फोटो आईडी एंड परमिशन ऑफ एसएम टू बी अलाउड एंट्री। मतलब जो भी वेंडर या ब्रांच स्टाफ है उसको आपको फोटो आईडी रहेगा या परमिशन रहेगा तो ही आपको एंट्री अलाउड करनी है। In case of any exception in terms of declaration, entry, exit, the same will be investigated by the LPO and Division of Service and Intervention Research। अगर कुछ एंट्री एग्जिट के रिगार्डिंग रूल्स चेंज हो जाते हैं तो उसको LPO मतलब लीगल प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग या डिवीजन ऑफ सर्विस एंड इंटरवेंशन रिसर्च उसको आपको बताना है। SM will take the final decision अगेंस्ट द वेंडर ब्रांच स्टाफ। तो स्टोर्स मैनेजर है उसको वो फाइनल डिसीजन लेगा वेंडर या ब्रांच स्टाफ के अगेंस्ट। फिर अगला पॉइंट है शॉप लिफ्टिंग, पिल्फरिंग, ग्रेजिंग या स्टीलिंग। मतलब चोरी हो गया तो क्या करना है, तो उसके लिए बी विजिलेंट एट ऑल टाइम्स। हमेशा आपको हर चीज़ के ऊपर निगरानी रखनी है। फॉलो कस्टमर्स विथ सस्पिशन मूवमेंट ऑन द शॉप फ्लोर। अगर कोई कस्टमर डाउटफुल लगता है तो उसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करो। इफ़ यू ऑब्जर्व कस्टमर अटेम्प्टिंग टू हाइड पॉकेट मर्केंडाइज, ऑफर बास्केट एंड रिक्वेस्ट कस्टमर टू पुट द मर्केंडाइज इन द बास्केट। अगर आपको दिख रहा है कि कोई कस्टमर प्रोडक्ट लेके उसको छुपा रहा है या पॉकेट में डालने की कोशिश कर रहा है तो आपको उसको बास्केट ऑफर करनी है और उसको बोलना है कि वो प्रोडक्ट बास्केट के अंदर डाले। थैंक द कस्टमर इफ ही कंप्लाइज बट कीप एन आई ऑन द कस्टमर। अगर वो हमारी बात सुनता है तो उसको थैंक बोलना है, लेकिन आपको हमेशा उसके ऊपर वॉच रखना है। बी अवेयर ऑफ रेगुलर कस्टमर हु गेट्स देयर बिलिंग डन फ्रॉम अ पर्टिकुलर CSA ओनली। तो जो भी कस्टमर अगर एक ही CSA से अगर बिलिंग कर रहा है तो उसके ऊपर आपको वॉच रखना है। वीडियो मॉनिटर ट्रांजैक्शन एट POS ऑफ सच CSA एंड कस्टमर रेगुलरली। तो आपको क्या करना है, जो भी ट्रांजैक्शन वो कस्टमर और CSA के बीच में हो रही है वो आपको वीडियो से मॉनिटर करना है। एंश्योर कैरी बैग्स ब्रॉड बाय कस्टमर्स आर प्रॉपरली चेक बिफोर बैगिंग। आपको क्या करना है कि जो भी बैग कस्टमर लोग ला रहे हैं वो बराबर चेक हो रही है कि नहीं हो रही है, आपको वो इंश्योर करना है। रेगुलरली ऑडिट आइटम रिटर्न ट्रांजैक्शन टू इंश्योर करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ रिटर्न आइटम्स। तो आपको क्या करना है, जो भी आइटम्स आपको रिटर्न मिले हैं उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं चेक करना है और उसका प्रॉपर प्रोसीजर आपको डिस्पोजल के लिए फॉलो करना है। एंश्योर ऑल वॉइड बिल्स आर प्रॉपरली फिल्ड विथ रीजन्स फॉर वॉइडिंग नोटेड ऑन बिल्स एंड साइन बाय SM ADM ASM। तो वॉइड का मतलब है डुप्लीकेट, जारी बिल। अगर कोई जारी बिल रहेगा तो आपको उसको प्रॉपरली फाइलिंग करना है और उसके रीजंस भी लिखने हैं कि वो जारी बिल क्यों है, और उसके ऊपर स्टोर्स मैनेजर, असिस्टेंट डिपार्टमेंट मैनेजर या असिस्टेंट स्टोर मैनेजर के सिग्नेचर होनी चाहिए। वीडियो मॉनिटर द लाइन वॉइड ट्रांजैक्शन, स्पेशली द लास्ट आइटम वॉइड ट्रांजैक्शन, टू इंश्योर नो मॉलिशियस हार्मफुल पर्पस ऑन पार्ट ऑफ कैशियर। तो अगर आपको ऐसा फेक ट्रांजैक्शन किधर दिख रहा है तो आपको वीडियो से मॉनिटर करना है। मोस्ट प्रोबेबली जो लास्ट ट्रांजैक्शन हो गया है उसको मॉनिटर करना है ताकि कैशियर को कुछ हार्म ना हो। तो इसके लिए आपको इसके ऊपर नज़र रखनी है। बाद में आपने अगर चोरी करते हुए पकड़ा तो आपको क्या करना है, फिर रिपोर्ट टू सुपीरियर SLP इमीडिएटली व्हेन यू सी कस्टमर एम्प्लॉय टेकिंग मर्केंडाइज। अगर चोरी करते हुए कोई आप देखते हो तो आपको इमीडिएटली आपके सुपीरियर को बताना है। रिपोर्ट व्हेन यू सी द कस्टमर एम्प्लॉय कंसील एंड नो वेयर इट इज़ और
कंज्यूम द मर्केंटाइज। आपको वो रिपोर्ट करना है कि ये किधर हो रहा है, ये आपको रिपोर्ट करना है, कौन से डिपार्टमेंट में हो रहा है ये आपको रिपोर्ट करना है। नेवर लूज साइट ऑफ द कस्टमर, आपको उसके ऊपर हमेशा निगरानी रखनी है। रिपोर्ट इमीडिएटली व्हेन यू सी द कस्टमर एम्प्लॉय अटेम्प्टिंग टू लीव द स्टोर्स विदाउट पेइंग फॉर मर्केंटाइज। अगर कोई गुड्स ले रहा है और वो बिना पे किए अगर स्टोर छोड़ रहा है तो आपको रिपोर्ट इमीडिएटली करना है। इमीडिएटली इन्फॉर्म स्टॉक कंट्रोलर एलपीओ एंड एसएम व्हेन यू रियलाइज सम मर्केंडाइज इज मिसिंग। जब आपको दिखता है कि कोई प्रोडक्ट अगर जगह पे नहीं है तो आपको स्टॉक कंट्रोलर एलपीओ और एसएम को ये बताना है। लेट द कस्टमर प्रोसीड इफ ही रिटर्न्स द मर्केंटाइज। अगर कस्टमर अगर कुछ रिटर्न कर रहा है तो उसको जाने देना है। इन केस शॉप लिफ्टर एग्री टू पे एस्कॉर्ट मतलब टेक अवे द शॉप लिफ्टर टू द टिल एंड इंश्योर पेमेंट इज मेड। अगर वो चोर पैसा पे करने को रेडी है तो आपको उसको लेके जाना है पीओएस तक और आपको इंश्योर करना है कि पेमेंट हो गया है करके। इन केस कस्टमर एक्ट स्टबॉर्न मतलब वो रेडी नहीं है पैसा देने के लिए या प्रोडक्ट वापस रखने के लिए। एंड इन ऑल केसेस ऑफ एम्प्लॉय थेट लॉज ए कंप्लेंट, आपको कंप्लेंट डालनी होगी स्टोर्स मैनेजर या असिस्टेंट स्टोर्स मैनेजर के पास। द एसएम विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइलिंग अ कंप्लेंट, पुलिस कंप्लेंट इमीडिएटली। तो फिर वो क्या करेगा, पुलिस कंप्लेंट करेगा। फिर इन्फॉर्म द एएलपीएम मतलब उसका जो केस है वो एएलपीएम में रजिस्टर हो जाएगा। एंड प्रिपेयर एन इंटीग्रेटेड डिटेल, तो वो सब डिटेल में ये पता चल जाएगा कि ऐसा ऐसा चोर है जो चोरी करता है। तो अगर एडवांस लेजर पोस्टिंग सिस्टम में उसकी एंट्री होती है तो वो सब जगह फैल जाता है, ये चोर के बारे में डिटेल सब जगह फैल जाते हैं। मॉड्यूल ख़त्म हो गया। अभी ये जो मॉड्यूल है फिजिकल इन्वेंट्री, फिजिकल इन्वेंट्री मतलब स्टॉक को काउंट करना। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ काउंटिंग फिजिकल स्टॉक ऑफ एसकेयू एट द स्टोर एंड करेक्ट देयर सिस्टम स्टॉक। तो ये क्या है कि फिजिकली काउंट करना, स्टॉक को फिजिकली काउंट करना और अगर वो कुछ कम ज़्यादा रहेगा तो उसको करेक्ट करना। ओके, पीआई सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट्स द फॉलोइंग, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इम्प्रूविंग अवेलेबिलिटी ऑफ एसकेयू एट स्टोर्स, कि अपने पास कितने एसकेयू अवेलेबल है, कितने और अपने को मंगाने ये अपने को समझ में आता है। इम्प्रूविंग स्टोर सेल्स, स्टोर सेल्स बढ़ाने में ये मदद करता है। स्टोर श्रिंक डंप एंड एक्यूरेसी, तो हम लोग क्या करते हैं, श्रिंक डंप को कम करते हैं और एक्यूरेसी मेंटेन होती है। एसआई प्रोसेस इन्वॉल्व द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, एसआई में ये एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है। सबसे पहला प्रिपरेशन ऑफ फॉर पीआई मतलब प्री एक्टिविटीज़, प्री फिजिकल इन्वेंट्री एक्टिविटीज़। तो सबसे पहला ये प्री एक्टिविटीज़ चालू होती है। स्टॉक काउंट एंड रिकन्सिलेशन, उसके बाद क्या होता है, आप स्टॉक काउंट करते हैं और रिकनसाइल करते हैं, फिर उसकी एंट्री सिस्टम में करते हैं। फिर फिजिकल इन्वेंट्री के बारे में, पीआई इज़ डन वंस इन अ क्वार्टर, ये क्वार्टर में एक बार होता है। शेड्यूल फॉर पीआई विल बी पब्लिश सेंट्रली बाय एचओ, तो इसका जो शेड्यूल है ये एचओ से मिलता है। फॉर पीआई स्टोर और सेक्शन मस्ट बी क्लोज फॉर कस्टमर आफ्टर 9 PM, तो जब फिजिकल इन्वेंट्री कर रहे हैं तो कस्टमर के लिए स्टोर्स बंद हो जाएगा 9 बजे के बाद। सीनियर स्टोर स्टाफ मस्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन पीआई एक्टिविटीज़, तो जो सीनियर स्टाफ है उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है पीआई एक्टिविटीज़ मतलब फिजिकल इन्वेंट्री एक्टिविटीज़ में। All pre-PI activities will be started by the team
7 days बिफोर द डे ऑफ पीआई, मतलब ये प्री एक्टिविटी 7 दिन पहले चालू हो जाएगी। तो इनकरेक्ट पीआई कॉजेस inaccurate replenishment at the stores and lead to greater losses and wrong inventory accounting। अगर फिजिकल इन्वेंट्री अगर ये इनकरेक्ट हो रही है तो उसके उसके वजह से क्या होता है, अपने लॉसेस होते हैं, फिर रिप्लेनिशमेंट गलत होता है और उसका अकाउंटिंग भी गलत होता है। मैनेजर इज अकाउंटेबल फॉर एनी मैनिपुलेशन इन द पीआई रिजल्ट। अगर फिजिकल इन्वेंट्री में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उसके लिए मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है। पीआई चेकलिस्ट मस्ट बी ड्यूली फिल्ड इन द स्टोर स्टाफ एंड हैंडल ओवर टू द पीआई टीम। तो ये स्टोर स्टाफ को चेकलिस्ट बनानी है, क्या क्या चेक करना है उसकी चेकलिस्ट बनानी है और वो पीआई टीम को देनी है। द पीआई टीम लीडर विल चेक द स्टोर रेडीनेस फॉर पीआई एज पर द चेकलिस्ट। तो उसका टीम लीडर चेक करेगा कि चेकलिस्ट के हिसाब से स्टोर रेडी है पीआई करने के लिए। बेस्ड ऑन द स्टोर्स रेडीनेस पीआई टीम लीडर विल टेक डिसीजन टू कंडक्ट पीआई। तो एक बार रेडीनेस है कि नहीं देखेगा, बाद में पीआई का टीम लीडर डिसीजन लेगा फिजिकल इन्वेंट्री कंडक्ट करने का। बाद में स्टॉक काउंट शुड स्टार्ट एट 9 PM एंड कंप्लीट बिफोर 6 PM। स्टॉक काउंट रात को 9 बजे चालू हो जाएगा और सुबह 6 बजे के पहले ख़त्म हो जाएगा। 100% स्टॉक काउंट विल बी कैरिड आउट एज पर द डिफाइंड पीरियोडिसिटी। तो जो भी टाइम टेबल उन्होंने बनाया रहेगा वो उसके हिसाब से 100% स्टॉक काउंट हो जाएगा। स्टोर टीम मस्ट हैव लेटेस्ट कॉपी ऑफ प्लानोग्राम। प्लानोग्राम की लेटेस्ट कॉपी ये स्टोर टीम के पास होनी चाहिए। एंश्योर नो फिजिकल मूवमेंट ऑफ स्टॉक हैपन्स फ्रॉम BOH टू फ्लोर और वाइस वर्सा वंस काउंटिंग स्टार्ट। एक बार जब काउंटिंग स्टार्ट होता है तो आपको कुछ भी फिजिकल मूवमेंट नहीं करना है, या तो स्टॉक को BOH की तरफ नहीं लेके जाना है या BOH से स्टोर्स की तरफ कुछ भी प्रोडक्ट को लेके नहीं आना है। बाद में प्रिपरेशन, आपको सबसे पहले तैयारियां कैसे करनी है। सबसे पहला मैन पावर प्लानिंग टू बी डन टू कंडक्ट द स्टॉक काउंट, मतलब सबसे पहला मैन पावर प्लानिंग करना है। अलाइन विद DC डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर टू एंश्योर दैट ऑन PI डे देर इज नो आफ्टरनून इवनिंग डिलीवरी मेड एट द स्टोर्स। आपको डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को बताना है कि जिस दिन फिजिकल इन्वेंट्री होने वाली है उस दिन आफ्टरनून या इवनिंग में कुछ डिलीवरी नहीं होनी चाहिए। एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ पर्सन हु हैज सिस्टम राइट्स फॉर PI पोस्टिंग। तो आपको जिसके पास सिस्टम के राइट्स है वो अवेलेबल होना चाहिए। जिस दिन हम लोग PI कंडक्ट कर रहे हैं उस दिन जिसके पास पूरे राइट्स है वो आदमी होने चाहिए। जनरेट PI document for stock count and confirm that all categories are as per plan are covered। बाद में आपको PI डॉक्यूमेंट ऑब्टेन करने हैं और आपको ये कंफर्म करना है कि उसमें सभी कैटेगरीज कवर है। एंश्योर कंप्यूटर्स आर प्रॉपरली फंक्शनिंग एंड एंश्योर प्रिंट कैन बी टेकन फ्रॉम PC। आपको ये देखना है कि सारे कंप्यूटर्स अच्छी तरह चल रहे हैं और उसमें से प्रिंट आउट भी हम लोग ले सकते हैं। एंश्योर PI डॉक्यूमेंट जनरेशन, तो आपको फिजिकल इन्वेंट्री का डॉक्यूमेंट जनरेट करना है। फिर एंश्योर प्रिंटर्स आर इन वर्किंग कंडीशन, आपको देखना है कि सारे प्रिंटर्स वर्किंग कंडीशंस में है कि नहीं। अरेंज ऑल स्टेशनरी रिक्वायर्ड फॉर स्टॉक, फिर आपको जो भी स्टेशनरी PI के लिए चाहिए उसको अरेंज करना है। ऑन द सेल्स फ्लोर check that the merchandise on shelf is placed 100% as per the existing planogram। आपको ये देखना है कि जो भी स्टॉक है ये प्लानोग्राम के हिसाब से 100% रखा है कि नहीं। अरेंज मर्केंडाइज ऑन
टॉप इन सेल्स फ्लोर। फिर एक बार शेल्फ पे माल पूरा रखने के बाद आपको टॉप के ऊपर माल रखना है। कीप ऑल द कंज्यूमेबल्स से सेपरेट बाय सेग्रीगेटिंग सेम एसकेयू ग्रुप टुगेदर। अगर किधर अलग अलग जगह पे अगर एसकेयू रखे हुए हैं तो सब कंज्यूमर्स को आपको एक साथ रखने हैं। चेक ऑल आउटस्टैंडिंग कस्टमर रिटर्न डॉक्यूमेंट्स एंड क्लियर मर्केंडाइज फ्रॉम सीएसडी और पीओएस एरिया। फिर आपको जो भी कस्टमर रिटर्न के डॉक्यूमेंट्स है ये आपको चेक करना है, और जो भी गुड्स आपके कस्टमर सर्विस डेस्क या पीओएस पे रखे हुए हैं उनको आपको क्लियर करना है। चेक एंड क्लोज डिलीट ऑल ओपन पीआई डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट इन द सिस्टम। अगर कुछ पीआई डॉक्यूमेंट्स ओपन रहेंगे आपके कंप्यूटर सिस्टम में तो आपको उनको क्लोज करना है ताकि दूसरा कोई उनको देख नहीं पाए। ठीक है, तो आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।